मिस्टर थॉमस के आधे बदसूरत चेहरे की ओर देखते हुए नेहा ने कहा, आप इतने कम दामों में इस शानदार बंगले को कैसे बेच सकते हैं सर? क्या क्या ये घाटे का सौदा नहीं है? उसकी बात सुन के मिस्टर थॉमस ने कहा, इसके पीछे भी एक वजह है नेहा, जो अभी मैं तुमको नहीं बता सकता। अभी बस इतना जान लो कि मैं कभी घाटे का सौदा नहीं करता हूँ। अपने बॉस की पहलीनुमा बातें नेहा को समझ में नहीं आ रही थी, मगर ये बात उसके दिमाग में खटक रही थी कि करोड़ों का बंगला कोई 30 लाख रुपए में कैसे बेच सकता है, और फिर ऊपर से ये कहे कि मैं कभी कभी घाटे का सौदा नहीं करता हूँ। क्या मतलब था उसका? करण की कार उस बड़े बंगले की आगे रुकी जो समुद्र के निकट बना हुआ था। कार के दरवाजे खुले और उसमें से उसकी पत्नी तन्नू और उसका लड़का भोला भी उसके साथ नीचे उतरा। बंगले को बाहर से ही देखकर उसका मन पुलकित उठा था, क्योंकि बहुत बड़ा और शानदार बंगला था वह। सेकंड फ्लोर पर जाने के बाद समुंदर का जो आकर्षक नज़ारा दिखाई देता था वो तो काबिलियत तारीफ था। बल खाती लहरों को देखकर करण और उसकी पत्नी तन्नू का मन खिल उठा। अपने सामने अनंत सागर का शानदार नज़ारा देखकर वे जैसे दूसरी दुनिया में पहुंच गए थे। तन्नू ने हवा में लहराते हुए अपने बालों को संवारते हुए कहा, करण, लगता है ऊपर वाला हम पर मेहरबान हो रहा है, वरना कोई इतना सुंदर बंगला और इतना बड़ा बंगला जिसके सामने समुद्र का ऐसा दिलकश नज़ारा हो, जिसकी कीमत करोड़ों में हो, वही बंगला हमें सिर्फ 30 लाख रुपए में मिल जाए, ये कोई सपना तो नहीं? सिगरेट सुलगाते हुए करण ने कहा, हाँ बात तो ये हैरानी वाली है, लेकिन मेरी एक चीज़ और समझ में नहीं आ रही। थॉमस जैसा खाक आदमी यूँ इतना घाटे का सौदा क्यों कर रहा है? मगर याद रखो कि अभी हमसे उसने ना पैसे लिए हैं और ना ही बंगले के कागजात हमें सौंपे हैं, तो फिर इसमें कौन सी बड़ी बात है? तन्नू बोली। उन्होंने कहा तो था कि पहले कुछ दिन हम यहाँ रहकर देख लें, अगर हमें बंगला पसंद आए तो ठीक है, उसके बाद ही हमें पैसे देने हैं। अब इससे अच्छा ऑफर और कहाँ मिलेगा यार? इसके बाद धुआं छोड़ते हुए करण ने कहा, तन्नू तुम समझ नहीं रही हो, यही तो सोचने वाली बात है। आखिर को इतना सब क्यों करेगा, और वह भी थॉमस जैसा कई आदमी? अब जैसे तन्नू झुंझला सी गई। ओहो, तुम भी ना, तुमको तो हर बात टेढ़ी ही दिखाई देती है। 100 बार बोला है कि ये जासूसी उपन्यास मत पढ़ो, लेकिन तुम मानते नहीं। यही पढ़ पढ़ के तुम्हारा दिमाग भी जासूस जैसा हो गया है। दोनों पति पत्नी अब पूरे बंगले को घूमकर उसका मुआयना करने लगे। फर्नीचर से लेकर हर चीज़ बंगले में मौजूद थी, यहाँ तक कि किचन का सारा सामान मौजूद था। एक कमरे में बच्चों के लिए ढेर सारे खिलौने रखे थे, जिनको देखकर उनका छोटा बेटा उन पर टूट पड़ा और उनसे खेलने में व्यस्त हो गया। कुछ देर बाद किचन से चाय के 2 प्याले लेकर तन्नू बाहर निकली और दोनों ने सोफे पर बैठकर चाय का आनंद लेना शुरू करा। चाय की चुस्कियां लेते हुए तन्नू ने कहा, मुझे तो बंगला बहुत पसंद आया यार। अब हमें कल ही अपने सामान लेकर शिफ्ट हो जाना चाहिए यहाँ पर, और अपने नौकरों को भी यहाँ बुला लेना चाहिए। ये कहकर उसने करण की ओर देखा कि वह इस पर क्या जवाब देता है। इतनी भी क्या जल्दी है तन्नू, अभी कुछ दिन रुक तो जाओ यहाँ पर, उसके बाद सामान भी आता रहेगा। अब त्योरियाँ चढ़ते हुए तन्नू ने कहा, देखो करण, ये किचन विचन का काम मुझसे हरगिज़ नहीं होगा, ठीक है? मैं पहले ही बता देती हूँ तुमको। अरे ठीक है बाबा, शन्नू और स्वरूप दोनों को आज मैं बुला लूँगा, वो अपने आप कर लेंगे। आप खुश? वे दोनों उनके यहाँ बरसों पुराने नौकर थे, जो कि पति पत्नी भी थे। थोड़ी देर बाद करण और तन्नू अपने बेटे, जो कि खिलौनों में खेलने से व्यस्त था, उसके साथ अब वो समुद्र में नहा रहे थे। शाम होते होते शन्नू और स्वरूप दोनों वहाँ पहुँच चुके थे। बाहर बगीचे में कुर्सियों पर करण, तन्नू और उनका बेटा खाने के इंतजार में थे, क्योंकि उनको जोरों की भूख लगी थी।
थोड़ी देर बाद ही उनके लिए स्वादिष्ट भोजन परोस दिया गया। कुछ देर बाद ही उन्होंने खाना खाया और अपने बेडरूम में सोने की तैयारी करने लगे, क्योंकि दिन भर में वे इतना थक चुके थे कि नींद उनके आंखों में बैठी थी। तन्नू ने स्वरूप से कहा, स्वरूप, बाबा के खिलौने कुछ छत पर पड़े रह गए हैं, उनको लेते आना, ठीक है? सारा काम निपटाकर लगभग रात के 10 बजे वह छत पर खिलौने लेने चला गया। बहुत सारे खिलौने वहाँ ऐसे वैसे बिखरे पड़े थे। स्वरूप जब उनको समेट कर चलने को हुआ तो उसकी नज़र अचानक ही समुद्र की ओर चली गई। चांद की चांदनी चारों ओर फैली हुई थी, इसलिए दूर तक सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। अचानक उसे दूर समुद्र में एक हलचल सी दिखाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे समुद्र के पानी में एक तूफान सा आ गया हो, क्योंकि वहाँ ऊंची ऊंची लहरें सी चक्कर काटने लगी थी। स्वरूप ये सब देखने लगा। ये क्या हो रहा है? क्या ये कोई तूफान है, सुनामी? ऐसा सोचने लगा, मगर कुछ पल बाद ही वहाँ पानी एकदम शांत सा नजर आने लगा। स्वरूप को लगा कि वहाँ ऐसा कुछ नहीं है, जो कि कुछ असामान्य लगे, इसलिए वह वापस नीचे की ओर चला गया। मगर काश वह कुछ समय और रुककर वहाँ देख लेता कि एक बार फिर से थोड़ी और आगे पानी में एक तूफान सा आया हुआ है, जो थोड़ी थोड़ी देर बाद दिखाई दे रहा था और बंगले के समीप आपता महसूस हो रहा था। रात के 11 बज रहे थे। हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। स्वरूप को नींद नहीं आ रही थी। उसने बड़े गेट पर ताला लगा दिया और अपने कमरे की तरफ चला गया। तभी अचानक उसके ऊपर से होती हुई एक बड़ी परछाई सी गुजरी। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। अचानक उसकी पीठ पर एक जोरदार चीज आकर टकराई। वह चीख कर दूर जा गिरा और जब उसने उठकर देखा तो वह डर से कांप उठा। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। एक बार फिर से चीखने के लिए उसका मुंह खुला, मगर वह चीख नहीं सका, क्योंकि एक लंबी पूंछ जैसी चीज़ उसके हलक में घुसकर उसके मुंह को चीरते हुए पीछे की ओर आर पार निकल गई थी। जमाने भर की हैरत, डर और पीड़ा लिए वह धड़ाम से नीचे गिरा और वह स्थान उसके रक्त से लाल होता चला गया था और वह खूनी बला उसके जिस्म को घसीटते हुए वहाँ से बाहर ले जा रही थी। साथ ही एक अजीब सी गुर्राहट उसके मुंह से सुनाई दे रही थी। वो प्राणी जो पानी और धरती दोनों स्थानों पर रह सकते हैं, वे ही उभयचर कहलाते हैं। उन्हीं में से बहुत से ऐसे रहस्यमयी और खतरनाक उभयचर समुद्र की अथाह गहराइयों में भी बसते हैं, जिनके बारे में पूरी जानकारी शायद ही कोई रखता होगा। समुद्र को ही नरक भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ एक जीव दूसरे जीव को खा जाता है। ऐसा ही खतरनाक और रहस्यमय उभयचर थॉमस विला के आसपास भी मंडरा रहा था, जिसने रात के अंधेरे में हमला किया था और करण के नौकर स्वरूप को मार डाला था। अगली सुबह बड़ी ही हंगामेदार हुई थी। शन्नो ने घबराकर स्वर में करण को बताया कि उनका पति स्वरूप कहीं गायब है। करण और उसकी पत्नी तन्नू, जिसके चेहरे पर यह सुनते ही परेशानी के भाव साफ साफ दिख रहे थे। यार, आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं देखा गया था कि मेरा नौकर स्वरूप ऐसा कर देगा, मतलब ऐसा भाग जाएगा, और उस नई जगह पे तो बिल्कुल भी नहीं। यार, मेरा दिमाग तो यार चलना ही बंद हो रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कुछ, करण ने बड़ी हैरानी से बोला। और वो इधर उधर बड़ी ही बेचैनी में घूमने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। क्या उसे पुलिस को फ़ोन करना चाहिए या फिर स्वरूप के वापस लौट आने का इंतज़ार करना चाहिए। अभी वह उसी उधेड़बुन में था कि उसकी नज़र बगीचे में ज़मीन पर गिरी खून की बूंदों पर गई। उसका मन किसी अज्ञात आशंका से भर गया। धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ वह उस तरफ बढ़ा। ध्यान से देखने पर वह सिर उठा। यहाँ वहाँ हर तरफ खून बिखर पड़ा था और एक स्थान पर कुछ बड़े पंजों के निशान भी थे। पंजों के बहुत बड़े निशानों को देखकर आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता था कि ये किसी बहुत बड़े जीव के पैरों के निशान थे। करण का दिल किसी अज्ञात आशंका से धक धक करने लगा था। शन्नो रो रही थी
तन्नू भी डर और बुरी आशंकाओं के भंवर में फंसी हुई थी। पूरा दिन स्वरूप का बेचैनी से इंतजार किया गया, मगर वह वापस नहीं लौटा। तब करण ने पुलिस की सहायता लेना ही उचित समझा। यहाँ का इंस्पेक्टर मनोज पांडे उसका अच्छा जानकार था। लगभग दोपहर 3 बजे के आसपास वह थॉमस विला आ पहुंचा था। करीब 6 फुट लंबा और गोरा चिट्टा रंग, कुल मिलाकर आकर्षक और मजबूत जिस्म का मालिक था वह। पूरे बंगले में छानबीन करने के बाद बगीचे में बिखरे खून के नमूने लिए गए, ताकि पता लगा सके कि वह खून स्वरूप का ही है या किसी और का। पुलिस का भी यही नज़रिया था कि स्वरूप पर किसी ने जानलेवा हमला किया है, मगर वह बड़े पंजों के निशान इस तरफ इशारा कर रहे थे कि यह काम किसी इंसान का तो हरगिज़ नहीं हो सकता। तो क्या किसी किसी जानवर ने अंदर घुसकर हमला किया है? ये बात हर किसी के दिलो दिमाग में हलचल मचाए हुई थी। सर, पहले दिन ही बंगले से बुरी खबर आई है, नेहा ने कहा। अपने परिवार के संग रुके हुए करण की रात बड़ी ही बुरी रही, क्योंकि रात में उसका नौकर स्वरूप किसी अनहोनी का शिकार बन गया है और उसका कुछ भी पता नहीं चल पाया है अब तक। पुलिस भी जांच में जुटी हुई है। अब क्या होगा सर? कहीं आपका बंगला बेचने का सपना अधूरा न रह जाए। थॉमस ने शराब का गिलास संभालते हुए कहा। डियर नेहा, ज़्यादा सोचना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। जब मैंने उस बंगले को 30 लाख में बेचने का निर्णय लिया था, तब तुमने ही कहा था कि उस करोड़ों के बंगले में ऐसी क्या दिक्कत आ गई है जो मैं इतने कम दामों में बेच रहा हूँ। ऐसा घाटे का सौदा क्यों कर रहा हूँ? आज तो मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसा करने की वजह है। ऐसा कहते हुए उसने शराब अपने हलक में उड़ेली और कुछ पल रुककर कहना शुरू किया। ये उस समय की बात है, हाँ, उस समय की, जब इस देश पर अंग्रेजी हुकूमत चलती थी। मेरे पिता टॉम अंग्रेजी हुकूमत में एक बड़े अफसर हुआ करते थे। एक बार उनका तबादला इस शहर में हो गया था। तब उन्होंने उस समुंदर के किनारे को बहुत ज़्यादा पसंद किया था। इतना पसंद कि उस जगह पर एक शानदार बंगला बनाने का फैसला किया था। इसलिए जल्द ही उस जगह पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया था। मगर पिताजी को उस समय आश्चर्य हुआ जब आसपास के मजदूरों ने वहाँ काम करने से इनकार कर दिया था। कारण जानने पर यह पता चला कि सभी उस जगह को मनहूस मानते हैं, क्योंकि कई बार वहाँ से आदमी गायब हो चुके थे। यहाँ तक कि उनकी लाशें भी नहीं मिलती थी। कोई कहता था कि वहाँ भूत प्रेत रहते हैं, तो कोई कहता था कि वहाँ समुद्री शैतान बसते हैं जो लोगों को अपना शिकार बना लेते हैं। बहरहाल पिताजी ने बाहर से मजदूरों को बुला लिया। कुछ दिन तक तो निर्माण कार्य बिना किसी विघ्न के चलता रहा, मगर कुछ समय बाद ही रात के समय वहीं पास में रुके हुए मजदूरों से लगभग 2 मजदूर गायब हो चुके थे। मगर पिताजी के डर के कारण कोई बीच में काम छोड़ नहीं पाया था। पिताजी को पता नहीं क्या जिद थी कि वे पीछे नहीं हटना चाहते थे, मगर कहते हैं कि उनकी जिद एक दिन इतनी बुरी हो गई जिसके कारण कम से कम 20 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। खैर, किसी तरह बंगला बनकर तैयार हो गया था, मगर उसकी एक बहुत बड़ी कीमत पिताजी को चुकानी थी। इतना बताकर कुछ पल वो चुप हो गया। अब तो नेहा के मन में ये सवाल खलबली मचा रहा था कि थॉमस के पिता ने आखिर क्या कीमत चुकाई थी। अपने घर से बाहर निकलकर समुद्र के किनारे आसपास घूमते हुए करण की नज़र एक जगह आकर ठिठक गई। उसने पास जाकर देखा तो समुद्र किनारे रेत में उसे एक पीले रंग का कपड़ा सा दिखाई दिया, जिसका कुछ हिस्सा रेत में दबा हुआ था। करण ने उसे पकड़कर बाहर खींचा तो वह चौंक पड़ा, क्योंकि वह किसी की कमीज थी जिस पर बहुत सारा खून लगा हुआ था। और अब उसे याद आ रहा था कि स्वरूप को जब उसने आखिरी बार देखा था तब उसने भी पीले रंग की कमीज पहन रखी थी। तो क्या ये उसी की कमीज है? क्या उसे किसी समुद्री जीव में मार डाला है? ऐसे अनेक सवाल करण के दिल में खलबली मचा रहे थे। स्वरूप की खून लगी कमीज को देखकर
उसकी बीवी शन्नो ने देखते ही पहचान लिया और अब वह दहाड़े मार मार कर रोने लगी थी। तन्नू ने भी करण को साफ कह दिया था कि अब वह इस मनुष्य जगह पर एक पल भी नहीं रुकना चाहती। नहीं चाहिए उसको ऐसा बंगला जिसमें आते ही उनके घर के सदस्य जैसे कि स्वरूप को इतनी बुरी मौत दे दी हो। क्या पता अगली रात हम पर भी कयामत भारी हो। मुझे तो शुरू से ही कुछ अजीब लग रहा था। करण ने कहा, करोड़ों के इस बंगले को मात्र 30 लाख रुपए में बेचना ये कोई आम बात नहीं है, बल्कि उसके पीछे एक षड्यंत्र था, बहुत बड़ा षड्यंत्र, जिसका अंदाज़ा अब मुझे होने लगा है। मगर ऐसा करने के पीछे थॉमस की क्या सोच थी, ये पता मैं लगा कर रहूँगा। हमने तो उसका कभी कुछ बिगाड़ा ही नहीं, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों करा उनने? किसने क्या किया है इन सब से मुझे कोई मतलब नहीं है। तन्नू ने कहा, मुझे बस इतना मतलब है कि अब हम यहाँ बिल्कुल नहीं रुकेंगे। अब इसी वक्त यहाँ से चलना बहुत ज़रूरी है। करण तुम समझो। और उस थॉमस का तो नाम भी सुनना मेरा खून खौल रहा है। अपनी बीवी का उतावलापन देखकर ना जाने क्यों अब तो करण वहाँ से जाना ही नहीं चाहता था, क्योंकि कम से कम आज की रात वो यहाँ रुकना चाहता था कि आज की रात भी यहाँ कुछ घटना होती है या नहीं। मगर उसे अपने बेटे की चिंता होने लगी और अपनी पत्नी की भी, इसलिए वह उनको यहाँ से रवाना करना चाहता था। इसलिए रात से पहले ही उसने अपनी गाड़ी में तन्नू, अपने बेटे और शन्नो को बिठाकर वहाँ से रवाना करवा दिया। शराब का नशा थॉमस की आंखों को लाल कर गया था। वह एक बार जब पीना शुरू करता था तो जमकर ही पीता था। एक से बढ़कर एक महंगी विलायती शराब का स्टॉक रखता था अपने पास। नेहा अब जानना चाहती थी कि थॉमस के डैडी टॉम ने एल्बर्ट विला बनाने की क्या कीमत चुकाई थी, जिसका जिक्र थॉमस कर रहा था। तुम बहुत ही खूबसूरत हो नेहा, नशे में झूमते हुए थॉमस ने कहा। जानती हूँ सर कि मैं सच में खूबसूरत हूँ, क्योंकि आपसे पहले भी बहुत से लोगों ने ये बात बोली है मुझे। ओ रियली? बोल उठा वह, वो बात को उसी दिशा की गरज में ले जाने की गरज से बोली। आप अपने डैडी और उस रहस्यमयी बला के बारे में आगे भी कुछ बताने वाले थे सर। ओह हाँ हाँ, बोल उठा वह। नेहा की इस बात से जैसे वह फिर से उसी वक्त में पहुंच गया था और उसने आगे बताना शुरू किया। जब बंगला बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया तो मेरे डैडी ने वहाँ पर एक शानदार पार्टी रखी। बड़े बड़े अंग्रेज अफसर उसमें शामिल हुए थे। मेरी माँ एलिना और डैडी दोनों ने उसके बाद वहाँ रहना शुरू कर दिया था। एक रात की बात है, वे दोनों छत पर बैठे अनंत सागर की ओर से बहती ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। उस समय मेरी उम्र मात्र 3 साल थी और उस वक्त मेरी देखभाल मिस मैरी नामक महिला कर रही थी। उस दिन भी मैं उसके साथ नीचे कमरे में सो रहा था। ऊपर बैठे हुए अचानक ही मेरी माँ ने दूर समुद्र में कुछ ऐसा देखा कि वह एकदम से सहम कर वहीं खड़ी रह गई। उनकी यह हालत देखकर डैडी ने उनके गले में बाहें डालते हुए पूछा, क्या हुआ डियर, तुम्हें अचानक से खड़ी क्यों हो गई? उनके पूछने पर मेरी माँ ने जो कुछ बताया वह काफ़ी हैरान कर देने वाला था। उन्होंने बताया कि समुद्र के अंदर उन्होंने अभी अभी असंख्य पैरों और बड़े सिर वाला रहस्यमय जीव देखा, जो कि उछलकर पानी से बहुत ऊपर लहरा रहा था। वह देखने में बहुत भयानक था। आज से पहले ऐसा भयंकर जीव उन्होंने कभी नहीं देखा था। हरे रंग का समुद्री शैतान था वह। मेरी माँ का मन उसे देखकर डर और बहुत सी आशंकाओं से भर उठा था। वह सोचने लगी, कहीं ये कोई समुद्री शैतान तो नहीं जिसने बंगले बनाने के दौरान ही अनेक आदमियों को मार डाला था, जिसका जिक्र यहाँ आसपास के स्थानीय लोग अक्सर करते रहते थे। मगर मेरे डैडी ने उनकी बातों को सिर्फ मजाक में लिया। मगर वे नहीं जानते थे कि जिसे वह अनदेखा कर रहे हैं वही उन पर कहर बनकर टूटने वाला है।
उसी रात को मेरी माँ एलिना अजीब सी आवाज़ें सुनकर उठकर बैठ गई। आवाज़ें बाहर से आती महसूस हो रही थी और उन्होंने डैडी को नहीं जगाया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि क्या पता बाहर कुछ दिक्कत होगी, और अकेली कमरे से बाहर निकलकर स्विमिंग पूल के पास जा पहुंची, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि आवाज़ें कहीं वहीं से आ रही हैं। इस समय उनको काफ़ी डर भी लग रहा था, मगर वह अपनी जिज्ञासा को भी दबा ही नहीं पा रही थी, इसलिए वहाँ पर आने से खुद को रोक ना सकी। उन्होंने इधर उधर नज़र दौड़ाई, मगर सब कुछ शांत लग रहा था। अब कोई आवाज़ भी नहीं आ रही थी। उन्होंने सोचा कि शायद उनको कोई सपना आया है या फिर कुछ वहम हुआ है, मगर ऐसा सोचते हुए वह वापस जाने के लिए जैसे ही पलटने वाली थी कि उनकी आंखें डर और हैरानी से फैलती चली गईं, क्योंकि स्विमिंग पूल के शांत पानी में जैसे एक भूचाल मच गया हो और अजीब सी आवाज़ में चीखता हुआ एक डरावना चीव उसमें से उछलता हुआ बाहर आ गया था, जिसके अनेक कांटे सर पर थे और कांटों से भरे पैर थे। बहुत बड़ा सर जिसमें दो जलती हुई बड़ी बड़ी आंखें, चौड़े मुंह में नुकीले असंख्य दांत, बहुत बड़ी और पैनी सी एक पूंछ। कुल मिलाकर किसी का भी दिल दहला देने वाली आकृति थी वो। उसे एकाएक अपने सामने ही देखकर एलिना की गिग्गी सी बंद गई और अगले ही पल उसके मुंह से डर के मारे चीखें निकलने लगी थी। उन चीखों को सुनकर जब डैडी बाहर आए तो वहाँ का नज़ारा देखकर वो सहम गए। वह रहस्यमयी समुद्री जीव अपने अनेक पैरों में उलझाकर मेरी माँ एलिना को पकड़े हुए था और मेरी माँ के मुंह में अब भी चीखें चल रही थी, मगर कुछ पल बाद उनकी चीखें बंद भी हो गईं, क्योंकि उस दरिंदे की लंबी और पैनी पूंछ मेरी माँ के मुंह में घुसकर उनके पेट को फाड़ते हुए बाहर निकल गई। ऐसा भयंकर नज़ारा देखकर डैडी जैसे पागल हो गए। उन्होंने अपने रिवॉल्वर की सारी गोलियां उस शैतान पर झोंक दी। बुरी तरह चिंगारता हुआ वो शैतान उस समुंदर की ओर भागने लगा। उसके रंग से भागते भागते हरे रंग का द्रव्य फूट रहा था, जो शायद उसका खून था। उसने मेरी माँ एलिना के मुर्दा जिस्म को एक तरफ उछालकर फेंक दिया था और वहाँ से वापस समुद्र की ओर भाग गया था। मेरी माँ के उधड़े हुए और खून से लथपथ मुर्दा जिस्म को देखकर जैसे मेरे डैडी पागल हो गए थे। इस बुरी घटना ने उनका दिल तोड़ कर रख दिया था। उसके बाद उस मनुष्य बंगले के आसपास रात के समय जाने पर बिल्कुल पाबंदी लगा दी गई थी। कुछ समय बाद जब भारत आज़ाद हुआ तो मेरे डैडी मुझे लेकर वापस इंग्लैंड चले गए थे। जब मैं थोड़ा बड़ा होकर कुछ समझने लायक हुआ तो मैंने डैडी की वह हालत देखी जब उन्होंने खुद को शराब में डुबो दिया था, और इन सब का कारण थी वह बुरी घटना जिसने मेरी माँ को उनसे छीन लिया था। इस घटना के वर्षों बाद मैं वापस भारत लौटा। यहाँ रहकर अपना बहुत बड़ा बिजनेस शुरू किया, बहुत नाम कमाया और उसी बंगले की दोबारा मरम्मत करवाई। मैं जानना चाहता था कि इतने सालों बाद अब यहाँ रहने में कोई खतरा तो नहीं है। ये सोचकर मैं उस बंगले में आया, लेकिन जल्दी ही मुझे शायद मेरे सवालों का जवाब मिलने वाला था। एक रात को मैं और मेरा मैनेजर विक्रांत शर्मा उस बंगले में बैठकर शराब पी रहे थे। ज़्यादा देर होती ये देखकर विक्रांत ने घर जाने की इच्छा जताई, मगर मैंने किसी बहाने से उसे उलझाए रखा, क्योंकि मैं जानना चाहता था कि उस रात भी वह समुद्री शैतान हम पर हमला करता है या नहीं। किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए मैंने अपने साथ बंदूक और बहुत सी गोलियां रख रखी थी, क्योंकि मैं जानना चाहता था कि उस रात भी वह समुद्री शैतान हम पर हमला करता है या नहीं। किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए मैंने अपने साथ बंदूक और बहुत सी गोलियां ले रखी थी। मेरी चौकन्नी निगाहें चारों तरफ घूम रही थी। ठीक रात के 12 बज रहे थे। अब हम शराब पीकर बिल्कुल नशे में डुब तो चुके थे। ठीक तभी हमारे कानों में भयानक आवाज़ आने लगी। ये सब सुनकर विक्रांत चौंक सा गया था और मुझे पूछा था, ये डरावनी सी आवाज़ें सुनी आपने? इससे पहले कि मैं कोई जवाब दे पाता, हमारे सामने भयानक समुद्री बला खड़ी थी, जिसके अनेक पैर हवा में लहरा रहे थे। पता नहीं क्या था वह,
मानव गंध सूंघता हुआ वहां तक आ जाता था। इतने सालों बाद मुझे इस बात की आश नहीं थी कि आज भी वह दरिंदा वहाँ मौजूद होगा, मगर उसकी यहाँ मौजूदगी ने मेरे सारे ख्याल बदल दिए थे। या फिर यह भी हो सकता था कि ये कोई दूसरा ही हो, क्योंकि उस तरह के दूसरे शैतान भी समुद्र में बहुत सारे मौजूद थे। बहरहाल जो भी हो, उस दरिंदे ने हुंकार सी भरते हुए हम पर छलांग लगा दी, मगर इन सब के लिए मैंने पहले से ही खुद को तैयार रख रखा था। मैंने अपनी बंदूक से उस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। एक पल के लिए उसके कदम रुक से गए, मगर अब वह और भी ज़्यादा चिंगारता हुआ हम पर लपका। मुझे लगने लगा कि मैंने वहाँ रुककर बहुत बड़ी गलती कर दी है और अब मेरी मौत निश्चित है। मगर मैंने उसी पल वह किया जो मुझे शायद नहीं करना चाहिए था। इतनी देर में नेहा पहली बार बीच में टोकते हुए बोली, आपने ऐसा क्या किया सर जो आपको गलत लगा? कुछ पल रुककर फिर से कहना शुरू किया थॉमस ने। मैंने विक्रांत को धक्का देकर उस दरिंदे के सामने धकेल दिया ताकि वह समुद्री दानव उसे अपना शिकार बना ले और इतनी देर में ही मुझे बचने का मौका मिल जाए। और अगले ही पल उस दरिंदे ने विक्रांत को पूरी तरह चीर फाड़ डाला और मैं सिर पर पैर रखकर वहाँ से भागा। और उसी पल उस दरिंदे का कांटों भरा पैर मेरे मुंह को चीरता चला गया। मैं चीखा और कहीं दूर जा गिरा, चेहरे से जैसे मांस उखड़ गया हो। बुरी तरह खून के फव्वारे फूट रहे थे, मगर इस समय मुझे अपनी जान बचानी थी, इसलिए मैं फिर से उठकर भागा। और जब मेरी आँख खुली तब मैंने खुद को हॉस्पिटल में पाया और उस दिन के बाद मेरा आधा चेहरा कुरूप बन गया। उसी दिन मेरी समझ में आ गया था कि मुझे उस समुद्री शैतान से बदला लेने की बात को दिल से निकाल देना चाहिए, क्योंकि मैं चाहकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसके बाद कुछ सालों तक मैंने इस बंगले के बारे में सोचना छोड़ दिया और इतने सालों बाद मैंने करण को ये बंगला केवल 30 लाख रुपए में ऑफ़र किया, क्योंकि मुझे यकीन था कि इतनी कम कीमत में वह उसे खरीदने के लिए एकदम से तैयार हो जाएगा। और मेरे हिसाब से हुआ भी यही। मगर साला खेल तब बिगड़ गया जब पहली ही रात को उसके नौकर स्वरूप को वो शैतान ने मार डाला। फिर से बोली नेहा, मगर सर ये जानते हुए भी कि वह जगह खतरनाक है, आपने उनको ये बंगला क्यों दिया? मतलब क्यों बेचा आपने? नशे में झूमते हुए थॉमस ने कहा, बिजनेसमैन ये सब सोचने लगे तो हो चुका उनका बिजनेस। मेरा काम था कि किसी भी तरह मैं उस मनुष्य बंगले को बेच डालूं। बाद में वहाँ क्या होता है इन सब से मुझे कोई लेना देना नहीं। वाह सर, आप तो कमाल की सोच रखते हैं। एकाएक नेहा उसके करीब आ गई और नेहा ने उसे शाबाशी दी। ये सब देखकर थॉमस मुस्कुरा उठा। अब नेहा और थॉमस एक गाड़ी में कहीं जा रहे थे, लेकिन थॉमस को ये पता नहीं था कि नेहा उसे कहाँ लेकर जा रही है। शराब के नशे में थॉमस कार में ही लुढ़क गया और ज़ोर ज़ोर खर्राटे लेने लगा। और यहाँ करण के दिल में उथल पुथल मची हुई थी। वह किसी भी तरह शातिर थॉमस को सबक सिखाना चाहता था, जिसने उसे परिवार समेत उस मौत के बंगले में पहुंचा दिया था। मगर उससे पहले वह समुद्र किनारे बने हुए मनुष्य बंगले में भी दोबारा जाना चाहता था और उसकी सच्चाई जानना चाहता था। उसने तन्नू से कहा कि वह ऑफिस जा रहा है और अपनी बाइक लेकर वह उस बंगले की ओर चल पड़ा। रात का सन्नाटा चारों ओर फैल चुका था। करण जब तक बंगले के पास पहुंचा, रात के लगभग 11 बज चुके थे। वह दीवार फांदकर बंगले के भीतर प्रवेश कर गया। जब थॉमस की आंखें खुली तो उसने खुद को एक कुर्सी से बंधा हुआ पाया। उसके ऊपर ढेर सारा पानी डाला गया था, जिससे वह बुरी तरह भीग गया था। उसने उस जगह को पहचानने के लिए जब इधर उधर नज़र दौड़ाई तो वो हैरान रह गया, क्योंकि वह उसी मनुष्य बंगले में था
जहाँ रात को आना अपनी मौत को दावत देने के बराबर था। इससे पहले कि वह इस मामले को समझ पाता, उसके कानों में नेहा की आवाज़ आई। ज़्यादा हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। ये कहते हुए नेहा उसके ठीक सामने आ खड़ी हुई। इस समय उसके हाथों में एक रिवॉल्वर नाच रही थी। म, मगर क्यों? ये पूछते हुए थॉमस के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। ये सब क्या है? क्या तुम पागल हो गई हो? थॉमस चिल्लाने लगा। तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो? रहस्यमय मुस्कान नेहा के चेहरे पर नाच उठी। आज मेरा मकसद पूरा होगा और तुझे तेरे बुरे कर्मों की सजा मिलेगी। ये क्या पके जा रही हो तुम? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? फिर चिल्लाने लगा वह। क्या तुम मुझे मारना चाहती हो? मगर क्यों? अब क्या है तूने सही सवाल? नेहा ने फिर से उसी रहस्यमय अंदाज में कहा। हाँ, मेरा मकसद है तुम्हारी मौत, मगर ये काम मैं अपने हाथों से नहीं करूँगी। ऐसा करके तुमको क्या मिलेगा? तुम्हारा क्या बिगाड़ा है मैंने? ये कहते हुए थॉमस के चेहरे पर अब खौफ साफ साफ नजर आ रहा था। विक्रांत की छोटी बहन नेहा। नेहा शर्मा हूँ मैं। अब की बार नेहा ने खुलासा कर दिया। इस नए रहस्य को जानकर थॉमस हैरान रह गया। उसकी जुबान जिसे ताले से जा चिपकी थी और गुर्राया। नेहा, मैं बहुत पहले जान चुकी थी कि तूने मेरे भाई को किसी षड्यंत्र के तहत मरवाया है, और उसी दिन से मैंने सोच लिया था कि तुझसे विक्रांत की मौत का बदला लेकर रहूँगी। उसके बाद तुम्हारे यहाँ नौकरी करना और तुम्हारा विश्वास जीतना वगैरह वगैरह, इन सब पर मैं बात नहीं करना चाहती। और जब तूने खुद अपने मुंह से भी कबूला है कि किस तरह तूने अपनी एक सनक के कारण मेरे भाई को मरवा डाला, तो अब कोई शक की गुंजाइश भी नहीं बचती। मगर मगर मुझे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? याद रखना, मुझे मारकर तुम बचोगी नहीं। तुमको भी तो इसकी सज़ा मिलेगी। उसे डराने की आखिरी कोशिश करते हुए वह बोला। शायद तूने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी मिस्टर थॉमस। मैंने कहा था कि मैं तुझे अपने हाथों से नहीं मारूंगी, और इसलिए मैं तुमको यहाँ लेकर आई हूँ ताकि तुमको उसी समुद्री शैतान के हाथों भयंकर मौत मिल सके। थॉमस गिड़गिड़ाया। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। मगर नेहा के चेहरे पर कठोरता के भाव थे, और उन दोनों के बीच हुई एक बात को बंगले की छत पर खड़ा हुआ करण भी सुन चुका था। और ये सब देख और सुनकर वह भी नेहा के पक्ष में हो चुका था। अभी वह अपने विचारों में खोया था कि उसे समुद्र में भयंकर उथल पुथल दिखाई दी, और उसे दिखाई दिया कि वह समुद्री शैतान जिसे देखकर अच्छे अच्छे दहल जाए। उसने नेहा को आवाज़ दी, भागो यहाँ से, वह यहाँ आ रहा है। नेहा उसकी आवाज़ सुनकर चौंक पड़ी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वहाँ कोई तीसरा भी होगा। फिर से चीखा करण, वह समुद्री दैत्य कुछ ही मिनटों में यहाँ पहुँच जाएगा। भागो यहाँ से, वरना हम भी मारे जाएंगे। नेहा अब समझ चुकी थी कि करण उसके लिए खतरा नहीं है, इसलिए उसने उसकी बात को मानना उचित लगा। अगले पल ही वे दोनों करण की बाइक पर सवार होकर वहाँ से निकल चुके थे, और कुछ पल बाद ही थॉमस की आंखें भय से फटी पड़ी थी। घुर्राते हुए समुद्री शैतान ने उसको चीर फाड़ डाला और तड़पा तड़पा कर मारा, और फिर से अपनी रहस्यमयी समुद्री दुनिया में वापस चला गया और पीछे छोड़ गया बहुत से अनसुलझे रहस्य। जर्मनी में कालशेनों के अंदर अंदर वो सालों से बंद पड़ा एक लाइब्रेरी था। भारत में एक सरफरे ने आकर यह एक लाइब्रेरी खोली थी, लेकिन भारत में ही जब हिंदी अपने वजूद को बचाए रखने के लिए जंग लड़ रही है, वो हिंदी भला विदेश में क्या टिक पाती। लाइब्रेरी जल्द ही बंद हो गई। हाँ, बतौर कॉफ़ी शॉप वो कई सालों तक चलती रही। फिर लाइब्रेरी का मालिक मर गया और वो लाइब्रेरी सालों तक बंद ही पड़ी रही। लेकिन फिर किसी ने उसे अपनी मंजिल बनाई, और हिंदी और अंग्रेज़ी किताबों को मिलाकर अब ये लाइब्रेरी अच्छी चल पड़ी।
वो उसी पुराने बूढ़े लाइब्रेरी के मालिक का पोता था, जिसका जन्म भी इसी जर्मनी में हुआ था और परवरिश भी। लेकिन था तो वो एक हिंदुस्तानी ही। रगों में दौड़ते खून ने ही उसे भाषा का ज्ञान ना होने के बावजूद हिंदी से प्रेम करने को विशेष किया। और शायद यही वजह थी कि तमाम हिंदी किताबों से भरी उस पुरानी लाइब्रेरी को उसने दोबारा खोला था, इस रहस्य से पूरी तरह बेखबर कि उस लाइब्रेरी की सन्नाटों में एक किताब जो खुलने को आतुर बैठी है। पुरानी लाइब्रेरी अब एक नया लिबास ओढ़ चुकी थी। पुरानी किताबें तो थी ही, इस नए मालिक ने यहाँ अनेकों नई किताबें भी भर दी। लोग अब यहाँ आने लगे थे। नया मालिक हिंदी पढ़ना नहीं जानता था, लेकिन हिंदी किताबों के कवर पेज उसे हमेशा ही आकर्षित करते थे। असल में उसके दादाजी हिंदी किताबों के नाम पर तमाम मंत्र, जादुई रहस्य और पौशाची किताबें यहाँ भर कर रखते थे, जिसके कवर पेज आकर्षण और लुभावते होते थे। लाइब्रेरी अब अच्छी खासी चल पड़ी थी। लाइब्रेरी में कुछ नियमित पाठक भी अब आने लगे थे। इन्हीं में से एक था 17 साल का जॉर्डन। अक्सर वो शाम के वक्त यहाँ आता और देर रात तक यहीं बैठता। एक रात वो अकेला ही लाइब्रेरी के अंदर था और लाइब्रेरी का मालिक बाहर काउंटर पर बैठा था, जिसका नाम सोहेल था। बाहर जोरदार बारिश हो रही थी। अचानक जॉर्डन कुछ हैरान परेशान सा बाहर आया। उसने सोहेल से अंग्रेजी में कहा कि वो कुछ देर के लिए उसके साथ अंदर आए। उसके मुताबिक लाइब्रेरी में अंदर कुछ काफ़ी अजीबोगरीब हो रहा था। दोनों अब लाइब्रेरी के भीतर थे और वाकई लाइब्रेरी के उस सन्नाटे हॉलनुमा कमरे में, जहाँ सभी किताबें चुपचाप अलसाई सी पड़ी थी, ना जाने क्यों एक किताब बगैर हवा के ही फड़फड़ा रही थी। दोनों इधर उधर ढूंढने लगे। देखा तो एक बहुत ही पुराना लकड़ी का दराज था। सालों से बंद पड़ा ताला भी जंग खा चुका था, लेकिन भीतर कैसे किसी किताब के पन्ने फड़फड़ा सकते हैं, यही वहाँ पर सब सोच रहे थे। आश्चर्य, लेकिन पन्नों के फड़फड़ाने की आवाज़ अब भी जारी थी। रेहान और जॉर्डन ने मिलकर उस पुराने ताले को वहाँ पर तोड़ दिया। भीतर एक बहुत मोटे पन्ने वाली किताब, यानी हिंदी किताब थी। मोटे मोटे चमकीले हिंदी अक्षरों में क्या लिखा था ये दोनों ही समझ नहीं पाए, लेकिन उसमें बनी तस्वीर दिल दहला देने वाली थी। ओह माय गॉड, जॉर्डन डर गया और यकाक उसके हाथ अपने गले में लटक रहे क्रिश्चियन ताबीज़ पर चले गए। इतनी भयानक तस्वीर, 7 मुंह वाली एक डरावनी औरत और 7 मुंह से निकलते अग्निगत सांप जो उसके समूचे शरीर में लिपटे रहे थे। उनमें से एक सांप के खुले मुंह, जिस पर कि उस किताब का नाम लिखा था, भूखी देवी, एक श्रापित किताब। नीचे चेतावनी भी लिखी हुई थी, अपनी मौत करीब हो और तय हो तभी इस किताब को पढ़ें। इस किताब को पढ़ने वाले की भूख कभी नहीं मिटती। हालांकि दोनों ही इस किताब को पढ़ नहीं पाए थे, लेकिन पढ़ने को मचल जरूर गए थे। जॉर्डन उस किताब को अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन रेहान ने इसकी अनुमति नहीं दी। उस रात तो जॉर्डन वहाँ से बगैर कुछ लिए चला गया था, लेकिन उसने कुछ ठान जरूर लिया था। काफ़ी दिन बीत गए थे। जॉर्डन अब लाइब्रेरी नहीं आता। अब भी रात के सन्नाटे में उसी सीलन भरे लकड़ी के दराज के भीतर बगैर किसी हवा के वो किताब यूं ही अपने पन्ने फड़फड़ाती ज़रूर है, लेकिन रेहान उस पर ध्यान नहीं देता। वक्त बीतता गया। एक दिन जॉर्डन लौट आया। उसने काफ़ी वक्त लाइब्रेरी में बिताया और फिर शाम ढलते ही सामान्य रूप से लाइब्रेरी से वापस चला गया। यूं ही रेहान ने जॉर्डन से जब इतने दिनों बाद लाइब्रेरी आने की वजह पूछी तो उसका जवाब हैरान कर देने वाला था। उसने कहा वो हिंदी सीखने की क्लासेस ले रहा था। जॉर्डन चला गया। उसके दिमाग में कुछ खटका और जब उसने उस रहस्यमय किताब की तलाशी ली
तो वो नरादर हो गया। इस तरह वो शापित किताब सालों बाद एक बार फिर खुल चुकी थी। कुछ महीने ही बीते थे। जॉर्डन को उस किताब को पूरा पढ़ने में एक लंबा वक्त लगा था और अब वो उस किताब लिखने वाले को ढूंढ रहा था। ये भी एक रहस्य था कि समूचे किताब के पन्नों में उसे लिखने वाले का नाम नहीं था। लेकिन जॉर्डन की हालत अब ख़राब हो रही थी। ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो उसकी भूख मिटा सके। हालांकि उसने ये बात अब तक किसी को बताई नहीं थी। उसने सोशल साइट पर बहुत सारे रिसर्च किए, लेकिन उस किताब और उसे लिखने वाले से जुड़ी उसे कोई भी बात पता नहीं चली। थक हार कर आखिरकार वो एक बार फिर देर रात को लाइब्रेरी में गया। उसने अकेले में रेहान से मुलाकात की और उसने उसे बताई कि उस किताब में कहानी क्या थी। एक विशाल राज्य में राजा की चौथी पत्नी थी। वो राजा की पहली तीनों पत्नियों के 3 पुत्र थे, लेकिन चौथी रानी बांझ थी। कहते हैं उसका जन्म अनेकों देवियों के पूजा के बाद हुआ था, इसलिए चौथी रानी का नाम उनके पिता ने देवी ही रखा था। देवी अपनी तीनों बड़ी संतान में अपनी संतान के ना होने से उन तीनों से वो बहुत जलती थी। ये बात जब महल की एक बूढ़ी दासी को पता चली तो उसने चौथी रानी को शब्दों में भ्रमजाल में फंसाना शुरू किया। बूढ़ी दासी राजा से नफरत करती थी क्योंकि एक बार राजा ने उसके बेहद कम उम्र के एकमात्र पुत्र को अपने सैनिकों के साथ युद्ध में जबरदस्ती भेजकर उसे शहीद करवा दिया था। बूढ़ी दासी चौथी रानी के मन में नफरत भरना चाहती थी और जादुई टोटकों के नाम से राजा के कुल मिलाकर 9 पुत्रों की बलि मांगती रही। चौथी रानी बच्चों को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाती और रात के अंधेरे में उसे बूढ़ी दासी को सौंप देती। इस तरह 8 राजकुमारों की बलि अब चढ़ चुकी थी। चौथी रानी को उम्मीद थी कि 9वें और आखिरी राजकुमार के मृत्यु के तुरंत बाद उसके एक साथ 9 पुत्र जन्म लेंगे। लेकिन राज्य से इस तरह राजकुमारों का गायब होना कोई आम बात नहीं थी। राजा ने सब पर नज़र रखी थी। इसी तरह 9वें राजकुमार को बहला फुसलाकर ले जाते वक्त छोटी यानी चौथी रानी पकड़ी गई। उसने जब सारा माजरा राजा को कह सुनाया तो राजा सैनिकों के साथ उस बुढ़िया के घर गए। बुढ़िया भी अब समझ चुकी थी कि उसकी पोल खुल गई। उसने राजा से अपनी मौत से पहले आखिरी इच्छा पूरी करने की मांग की। राजा ने स्वीकार भी कर लिया। इस तरह उस दासी ने चौथी रानी से अकेले में मिलने की आखिरी इच्छा जताई। जब चौथी रानी दासी से मिली तो दासी ने बड़े विनम्रता से चौथी रानी से कहा, छोटी रानी, भले 9 ना सही, लेकिन तुमने 8 राजकुमारी को बलि दी है। इसका फल तुम्हें ज़रूर मिलना चाहिए। मैं तुम्हें 8 संतान दिलवा कर रहूँगी, लेकिन एक शर्त है। ज़रूरी नहीं है कि तुमसे जन्म लेने वाले औलाद तुम्हारी संतान हो। वे किसी भी रूप में जन्म ले सकते हैं। क्या तुम उसे स्वीकार करोगी? और दूसरी बात, तुम्हें उन 8 की भूख अपने ही वक्ष में दूध से मिटानी होगी। अगर ऐसा तुम नहीं कर सकोगी तो तुम्हारे भीतर 7वें बार यानी 7 औरतों का जन्म होगा और तुम्हारे 7 बच्चों को वे 7 औरतें निकल जाएंगी। इसके बाद तुम सालों तक सिर्फ भूखी रहोगी, मृत्यु के बाद भी। तुम्हारी सच्ची कहानी जो भी पढ़ेगा या अंत तक सुनेगा, वो तुम्हारी भूख शांत करने में अपनी हिस्सेदारी निभाएगा। वो भी सदैव के लिए भूखा ही रह जाएगा। तो इसलिए चौथी रानी सोच समझ कर जवाब देना। रानी उस वक्त होश में नहीं थी। वो जानती थी कि इस बुढ़िया दासिन को सज़ा देने के बाद राजा उसे भी सजाए मौत देंगे, लेकिन वो बांझपन के कलंक के साथ आज़ाद नहीं मरना चाहती थी। इसलिए उसने बुढ़िया की बात मान ली और 8 औलादों को जन्म देने के लिए प्रतिक्रिया करी। बुढ़िया चौथी रानी के गर्भ में कुछ मंत्र फूंक रही थी। वो चौथी रानी को औलाद के रूप में 8 बंदरों की माँ बनाने वाली थी। लेकिन उसी वक्त कमरे में एक सांप आ घुसा और दासी के मुंह से बंदर ना निकलकर सांप निकल गया। बस इसके बाद उसी रात
अंतहीन प्रसव पीड़ा को झेलकर चौथी रानी ने 8 सर्प को जन्म दिया, यानी 8 सांपों को जन्म दिया, जो बड़ी तेजी से बढ़ रहे थे। वे रानी के दोनों वृक्षों पर टूट पड़े थे, लेकिन उनकी भूख थी कि शांति नहीं हो रही थी। चौथी रानी दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थी, लेकिन कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता था। अपने कर्मों के फल भुगतने के लिए उसे वैसे ही छोड़ दिया गया था। अंत में अपनी मृत्यु निकट देखकर रानी ने एक गुरुकुल से गुरु को बुलवाकर अपने पास बुलवाया और ये बात उसने राजा से कही थी, अपनी आखिरी इच्छा बोलकर। राजा ने उसकी आखिरी इच्छा समझकर इस बात को मान लिया। रानी ने गुरुजी से अपनी कहानी की एक किताब लिखने को कहा और ये भी कहा कि इसे पढ़ने से पहले एक चेतावनी भी ज़रूर लिखना, ताकि कोई ये ना कहे कि उन्हें धोखे से किताब पढ़ाया गया है। इसे पढ़ने वाले भूख से निजात कैसे पाएं, इसका उपाय रानी जानती तो थी, लेकिन उन्होंने किताब में से लिखने से मना कर दिया था। इस तरह किताब पूरी होने से पहले ही रानी के भीतर से 7 व्यवसार वाली 7 औरतों का जन्म हुआ और उन्होंने उसके 7 औलाद यानी 7 सांपों को निकल गया। आखिरी सांप भाग गया। कहाँ भागा ये कोई नहीं जानता। रानी कुछ साल तक जीवित रही, फिर असीमित भूख के मारे मर गई थी। हालांकि इसकी आत्मा आज भी भूखी तड़पती है, लेकिन जो भी इस किताब को पढ़ता है वो देवी यानी रानी के भूख की हिस्सेदारी बन जाता है। इस तरह किताब एक शापित किताब बन गई थी। पूरी कहानी सुन लेने के बाद रेहान हैरान था, लेकिन गौर करने वाली बात तो ये थी कि किताब में भूख मिटाने का तरीका भले ही ना लिखा हो, लेकिन उस गुरुकुल का पता ज़रूर था। बस फिर क्या था, रेहान और जॉर्डन पहली बार भारत आए। उन्होंने उस गुरुकुल को ढूंढा और उस बूढ़े गुरु के आश्रम में जाकर उनके लिखे जानकारियों को पढ़कर ये जान लिया कि देवी रानी ने जिन 8 सर्पों को जन्म दिया था, उसमें से 8वां सर्प अभी भी जिंदा है। और उपाय ये है कि अगर उस 8वें सर्प की हर दिन पूजा की जाए, उसे प्रसाद चढ़ाया जाए, तो पढ़ने वाले की भूख मिट सकती है। जॉर्डन की तो जान में जान आई थी। कितनी अजीबोगरीब बात थी कि एक रहस्यमयी किताब के जरिए आज जर्मनी जैसे विदेश में भी भारतीयों के देवता नाग देवता की पूजा हर दिन होती है। इस तरह जॉर्डन तो शाप से मुक्त हो चुका था, लेकिन किताब आज भी बगैर हवा अपने पन्नों को फड़फड़ाकर अपने नए शिकार को पुकार लगाती है। सर, मुझे तो ये लूट के इरादे से हुई हत्या का केस नज़र आता है। क्राइम सीन पर पहुंचते इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कमल को बॉडी तक का रास्ता दिखाते हुए हेड कांस्टेबल ने अपना निष्कर्ष बताने के अंदाज में तेज कदम कमल को कहा, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? कोई सामान चोरी हुआ है क्या घर से? कमल ने उनके कयास का कारण जानने की कोशिश करी। सर, घर के लगभग हर कोने में सामान बिखरा पड़ा है और डेड बॉडी पर भी जख्म और खरोंचे हैं। साथ ही कपबोर्ड्स और बुक रैक भी बिखरी पड़ी हैं। शायद कोई कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा हो जैसे। हेड कांस्टेबल ने अपने कयास के पीछे की वजहों को बताने की कोशिश की, पर कमल की नज़रें क्राइम सीन में कुछ तलाश रही थी। ये डेड बॉडी उस स्टडी टेबल के साथ ऐसे कोने में सिहर के क्यों रखी है? कमल ने मानो खुद से सवाल किया और फिर हेड कांस्टेबल की ओर मुड़कर देखा। अगर लूट के लिए मर्डर होता तो बुलेट या किसी धारदार हथियार से हत्या होती, या फिर गर्दन पर घुटने के निशान मौजूद होते, जिनमें से एक भी डेड बॉडी पर नहीं है। यानी कि लूट तो कारण नहीं है। बाकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो, शायद कुछ पता पड़े। पॉइजनिंग के भी कोई विजिबल सिम्टम्स तो दिख नहीं रहे हैं यार, तो वजह क्या है? अरे साहब, ये इस मृत महिला के पति हैं, इन्होंने ही कॉल किया था। एक कांस्टेबल एक थके हारे निराश से व्यक्ति के साथ स्टडी रूम में प्रवेश कर कमल से कहता है।
आप अपना नाम बताएंगे मिस्टर? कमल ने उस व्यक्ति से पूछा। जी 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 जी, मेरा नाम राजीव है। राजीव ने अपने ख्यालों से बाहर निकलते हुए कहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। ना जाने कितनी रातों की अधूरी नींद उसकी आंखों से साफ झलकती थी। और ये महिला जिनकी मृत्यु हुई है, उससे आपका क्या संबंध है? कमल की आवाज़ में कोई दुख, कोई भाव नहीं थे। शायद इतनी मौतें देखने के बाद अंदर की भावनाएं भी मृत हो जाती हैं। साहब, ये मेरी बीवी, कहते कहते अचानक राजीव का गला भर आया। उसने गला साफ करके आगे कहा, साहब ये मेरी बीवी संजना है। उसकी आंखें सूख चुकी थीं। दर्द की अग्नि में उसके सारे आंसू जल चुके थे। आप कुछ कहना चाहेंगे इस घटना पर? कौन हो सकता है या क्या कारण हो सकता है? क्या यह हत्या ही है या कुछ और है? शायद कुछ मदद मिल जाए। कमल ने राजीव से जानकारी लेनी चाहिए। साहब, कुछ दिनों से संजना कुछ अजीब सा व्यवहार कर रही थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्यों। उसे मैंने साइकियाट्रिस्ट को भी कंसल्ट किया था और कुछ दिनों से उसकी हेलुसिनेशन की मीडियंस काफ़ी बढ़ गई थी। राजीव इससे पहले अपनी बात पूरी करता, कमल ने उसकी बात को बीच में काटते कहा, किस तरह का हेलुसिनेशन? कमल ने राजीव से सवाल किया। साहब, वो कहती थी कि कोई है जो हमेशा इसके इर्द गिर्द रहता है, कोई साया जो इसका पीछा भी नहीं छोड़ता। उसे अकेले में रहने से डर लगने लगा था, इसलिए एक मेड हमने 12 घंटे की टाइमिंग पर रख रखी थी। आज मुझे आने में थोड़ी देर हो गई और वो मेड जा चुकी थी। पता नहीं पीछे से कौन आया। उसने मुझे व्हाट्सएप पर टेक्स्ट भी किया, पर मैं ड्राइव करने की वजह से मैसेज सीन नहीं कर पाया। और अब पढ़ा तो काश मैं तभी पढ़ पाता। कहते कहते राजीव ने अपना मोबाइल कमल की ओर बढ़ाया और खुद फूट फूट कर रोने लगा। कमल ने राजीव के मोबाइल पर व्हाट्सएप खोला और संजना का मैसेज पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, राजीव राजीव, वो साया फिर से घर में घुस आया है। कोई है घर में? प्लीज प्लीज राजीव, तुम जल्दी आ जाओ। सीसीटीवी फुटेज में भी कोई नजर नहीं आ रहा है। मैं स्टडी में हूँ। प्लीज प्लीज जल्दी आ जाओ। प्लीज प्लीज कॉल मत करना। कहीं 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 आवाज़ सुन के उसने मुझे ढूंढ लिया तो? प्लीज जल्दी आ जाओ राजीव। अगले दिन पुलिस ने डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और क्राइम सीन को सील करके राजीव से कुछ दिनों के लिए शहर ना छोड़ने की हिदायत देकर कमल ने 2 कांस्टेबल क्राइम सीन पर छोड़ दिए। अब सारे पुलिस वाले साइबर क्राइम सेल के कंट्रोल रूम में थे। क्या हम राजीव के घर से जो सीसीटीवी फुटेज आई हैं उन्हें प्ले कर सकते हैं? कमल ने स्क्रीन के सामने पड़ी चेयर पर बैठते हुए सिस्टम ऑपरेटर से पूछा। जी सर, क्यों नहीं, मैंने ऑलरेडी सभी फुटेज को सिस्टम पर ले लिया है। आपके ऑर्डर का ही वेट कर रहा था मैं। ऑपरेटर ने अपनी उंगलियों को सिस्टम पर चलाते हुए कहा। अच्छा सुनो, वीडियो को बस शाम के 6 बजे के बाद से प्ले करो। संजना के मैसेज से 4 घंटे पहले से ही काफ़ी रहेगा, कमल ने ऑपरेटर को समझाते हुए कहा। बीती रात राजीव और संजना का घर आर्किटेक्चर और इंटीरियर डेकोरेशन का बहुत ही उद्धर उदाहरण था। बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ ये बंगला इंडियन एंड कंटेम्पररी आर्किटेक्चर और मॉडर्न इंटीरियर का बेहतरीन मिश्रण था। निर्मित भवन के चारों ओर गार्डन और पेड़ों के लिए छोड़ा गया बहुत स्पेस था, जिसमें भवन के अग्रभाग को छोड़कर बाकी 3 सीमाओं में बड़े बड़े अशोक और गुलमोहर के पेड़ खड़े थे। घर के मुख्य द्वार से एक पाथवे एंट्री गेट तक जाता था, जिसके दोनों ओर बहुत ही सुंदर गार्डन बना हुआ था। घर में घुसते ही सीधे हाथ पर एक मंदिर था और बाएं तरफ एक झरना और कृत्रिम पहाड़ी, जो कि हरी भरी स्ट्रक्चर के रूप में था और बड़ा ही हॉलनुमा ड्राइंग रूम था। ड्राइंग रूम को आगे एक सेमी ओपन किचन है। शाम के 7 बजे हैं
और संजना ड्राइंग रूम में आराम से बैठकर एक मैगजीन पढ़ रही है। बाहर शाम की स्याही ने धीरे धीरे दिन के उजाले को मिटाना शुरू कर दिया है। पेड़ों पर लौट कर आए पक्षियों ने भी अब चहचहाना बंद कर दिया है। संजना उठकर लाइट्स ऑन करती है और मैगजीन को सेंटर टेबल पर रखकर किचन में चली जाती है। सब्जियां लेने के लिए जैसे ही वह मुड़ती है, अचानक ठिठक कर वहीं रुक जाती है। अपने पल्लू से माथे को पोंछती है और फिर लंबी सांसें लेने लगती है। कुछ सेकंड ठिठक कर वहीं खड़े रहने के बाद अचानक से वह फ्रिज की ओर जाती है और पानी की बोतल निकालकर पानी पीने लगती है, मानो कुछ देखकर घबरा गई हो। स्टॉप, रिवाइंड करो इसे पीछे। वहाँ से फिर शुरू करो जब वो मुड़कर दीवार की ओर चलती है। और हाँ, पॉज करने के लिए तैयार रहना मेरे कहते ही। कमल ने स्क्रीन में नज़र गड़ाई ही ऑपरेटर को इंस्ट्रक्शन दिए। जैसे ही संजना हिटक कर रुकती है, कमल ऑपरेटर को पॉज करने के लिए कहता है और स्क्रीन में कुछ ढूंढने लगता है। उंगली से स्क्रीन की ओर इशारा करते हुए कमल, तुम्हें ग्लास वॉल पर कुछ नजर आया? ये कहते हुए कमल मुड़कर ऑपरेटर को देखता है। हाँ सर, कुछ रिफ्लेक्शन तो दिख रहा है। आकृति कुछ साफ नहीं दिख रही है, लेकिन कोई रिफ्लेक्शन तो है शायद। ऑपरेटर की आवाज़ में एक अनिश्चितता सी सुनाई देती है। जूम करो, ज़रूर रिफ्लेक्शन पे जूम करो एक बार, शायद कुछ कंक्रीट मिल जाए जांच आगे बढ़ाने के लिए। कमल ने फिर से स्क्रीन की ओर घूमते हुए ऑपरेटर को इशारा दिया। सर, आवाज़ को खींचते हुए, कुछ तो दिख रहा है वहाँ पर, और शायद कोई और भी है। एक साए से थोड़ा पीछे भी खड़ा है उस साए के। ये सब कहते हुए ऑपरेटर का डर उसकी कपकपाती आवाज़ में साफ झलक रहा था। कमल और ऑपरेटर दोनों के ही शरीर के रोम रोम खड़े हो चुके थे। चलो, इसे पानी पीने के आगे प्ले करो। कमल अपनी जेब से रुमाल निकालकर माथे से पसीना पोंछते हुए दूसरे हाथ से ऑपरेटर को इशारा करता है। 5 मिनट बाद जब संजना सोफे चेयर पर बैठकर नॉर्मल होने की कोशिश कर रही थी, अचानक से उसकी नज़र एसी की ओर जाती है और वो सोफ़ा चेयर के हैंड रेस्ट को कसकर बिल्कुल दबोच कर पकड़ लेती है। ऐसे पीछे को होती है मानो मानो उसमें छिपकर किसी से बचना चाहती हो। उसके दोनों पैर उसे पीछे को सोफ़ा चेयर करके धकेल रहे हैं। उसकी सांसें तेज तेज चलने लगती हैं। सर, ये उधर ऐसा क्या देख रही है? उधर दीवार पर तो एसी की इंडोर डियर के सिवाय कुछ भी नहीं है सर। और ये उधर देख कर इतना डर क्यों रही है? ऑपरेटर मानो अपनी सीट छोड़कर भाग जाना चाहता है। अचानक से संजना सीट छोड़कर सीढ़ियों की ओर भगती है और ऊपर अपने बेडरूम में चली जाती है। काफ़ी देर तक कोई भी सीसीटीवी फुटेज में नज़र नहीं आता है। अचानक से 9:20 पर संजना भागते हुए दूसरी ओर स्टडी में एंटर करती है और तेज़ी से स्टडी का दरवाज़ा बंद कर लेती है। उसके बाद से फिर से सीसीटीवी फुटेज में कोई नज़र नहीं आता है। रात को 10:30 पर अचानक राजीव घर में प्रवेश करता है और जाकर टेबल पर अपना बैग रखते हुए किचन की ओर जाता है। वहाँ से पानी की बोतल निकालकर पानी पीते हुए 2-3 बार आवाज़ लगाने के अंदाज में गर्दन उठाकर ऊपर को देखता है। कोई जवाब ना मिलने पर वह सीधा ऊपर अपने बेडरूम में जाता है। थोड़ी देर बाद स्टडी की ओर जाता है और उसमें काफ़ी देर तक अंदर ही रहता है। 10:39 पर राजीव ने कंट्रोल रूम को कॉल किया था, यानी कि इस वक्त संजना ख़त्म हो चुकी थी। अच्छा सुनो, अब ज़रा बाहर की सीसीटीवी फुटेज को चलाओ, देखो ज़रा कहीं कोई बाहर से ऊपर स्टडी में तो नहीं आया। कमल की आवाज़ में सोच के साथ साथ किसी को देख पाने का असमंजस भी था। जिस तरह से बेडरूम में भी कुछ सामान बिखरा हुआ था, उसे देखकर लगता है कि बेडरूम में भी कोई झड़प हुई है, पर संजना के पीछे बेडरूम से कोई नहीं निकला। इसका मतलब या तो बाहर में कोई घूमकर स्टडी में गया या 2 व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व हैं। कमल अपने दिमाग में सभी घटनाओं की कड़ी को जोड़ने की कोशिश करने लगा था।
बाकी सीसीटीवी फुटेज देखने पर उन्हें किसी के घर में आने जाने के कोई निशान नहीं मिले, सिवाय राजीव के आने के। कमल का माथा ठनक जाता है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? ना ही कोई अंदर आया, ना ही कोई बाहर गया। फिर झड़प किससे हुई है? इसी उलझन में उलझा कमल साइबर सेल के ऑफिस से निकल अपने ऑफिस में पहुंच जाता है। तभी हेड कांस्टेबल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ एंट्री करता है और रिपोर्ट को कमल की टेबल पर रख देता है। सर, संजना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। कुछ खास निकल कर आया क्या? मौत की क्या वजह रही है? कमल ने उससे सवाल किया। सर, मौत का कारण सडन कार्डियक अरेस्ट है, जिसका कारण डर और घबराहट भी हो सकती है। बॉडी पर पाए गए निशान दीवार और कपबोर्ड या दीवारों के किनारों के हो सकते हैं और किसी प्रकार के जोर जबरदस्ती के। मुझे तो कोई निशान नहीं मिले। हेड कांस्टेबल ने एक ही सांस में सारी जानकारी दे दी। पुलिस ने डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और क्राइम सीन को सील कर राजीव से कुछ दिनों के लिए शहर ना छोड़ने की हिदायत देकर कमल ने 2 कांस्टेबल क्राइम सीन पर छोड़ दिए। मौत का कारण क्या डर ही तो नहीं हो सकता है? अकेले में हेलुसिनेशन की वजह से उसे किसी आत्मा या साय का एहसास हुआ हो और अत्यधिक घबराहट में उसको कार्डियक अरेस्ट पड़ गया हो सकता है। कमल दिमाग में इस मौत की गुत्थी को सुलझाने की जहजुजात लगा था। अचानक से किसी ने उसके डोर पर नॉक किया। वो सकपका गया और अपनी सोच से बाहर निकल गया तो उसने देखा हेड कांस्टेबल किसी खूबसूरत सी मिड एज लेडी के साथ खड़ा था।